नमस्कार साथियों। तो बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न एएनएम यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के मन में आ रहे हैं और वे लोग परेशान घूम रहे हैं कि जानकारी के अभाव में मेरे पे बहुत से कॉल आती हैं कि सर क्या होगा। तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो जो आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं उनसे संबंधित हम वीडियो बना के आपको डाल देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिनमें सबसे बड़ी बात है निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को लेकर। साथियों, तो बहुत बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो ये भर्तियां निकली हुई हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की। तो इसमें जो अभ्यर्थी फॉर्म डालना चाहते हैं वे लोग सभी डालें। और मेरे पे बार बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिनका उत्तर मैं उनको दे देता हूं। और मैं चाह रहा था कि उस पर एक वीडियो बनाकर डाल दूं कि जिनके मन में जो डाउट है वो दूर हो जाए। तो बहुत बड़ी भर्ती है 5272 पदों की। बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं, तो इसलिए आप लोग अपने फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलती ना करें जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ये 4-6 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनमें सबसे नंबर 1 पे है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र जो है वो आप पिता पक्ष का भी बनवा लीजिए और अगर आप मैरिड हैं तो पति पक्ष का भी बनवा लीजिए। देखिए, निवास में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि निवास हो सकता है किसी अभ्यर्थी का पिता उत्तर प्रदेश का हो और उसकी मैरिज किसी अन्य प्रदेश में हो गई हो, या कोई अन्य प्रदेश की लड़की उत्तर प्रदेश में विवाहित हो गई हो। तो ऐसी स्थिति में जो निवास प्रमाण पत्र का लाभ है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पिता पक्ष का जब निवास प्रमाण पत्र अगर बनवाएं तो उसमें वे वाइफ आप लिखकर आपका निवास प्रमाण पत्र बना देते हैं और आप अपने ससुराल का मायके का दोनों निवास प्रमाण पत्र रखिए। आप दोनों जाति प्रमाण पत्र रखिए। आप उसमें आप पुत्री श्री और पति श्री का उल्लेख करवा दीजिए। और यदि ऑनलाइन बनवाने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पति पक्ष की तरफ से ऑनलाइन बनवा लीजिए और पिता पक्ष की तरफ से ऑफलाइन बनवा के रख लीजिए। किसी भी प्रकार का आपको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि बार बार ये मौके नहीं आते हैं। और देखिए, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, समय बीतते देर नहीं लगती है, क्योंकि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर 2024 थी और ये ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और प्रारंभ होने की तिथि 28 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगी और ये चलेगा 27 नवंबर 2024 तक। यानी कि आपको 1 महीने का पूरा समय मिलेगा फॉर्म डालने का। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि शुरुआत में ही फॉर्म डाल दीजिएगा। अंतिम डेट की आप इंतजार मत करिएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी पेपर ऐसे ना हो कि जो आपके पास उपलब्ध ना हो आपने भर लिए। सारे फॉर्म आप कंप्लीट करिए और एक बढ़िया नोट्स बना लीजिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ें आप लेकर जाइए। जहां से आपको फॉर्म डालना है वहां आराम से बैठिए कंप्यूटर पर, और जो कंप्यूटर का जानकार व्यक्ति हो जहां फार्म भरता हो उसके द्वारा भरवाइए। बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिए, ना ही किसी प्रकार का प्रैक्टिकल करिए 100-200 बचाने के लिए। तो मेरा आप सभी को यही है कि आप लोग अपना समय और पैसे का ध्यान न रखें। 100-200-400 लग जाएंगे, लग जाएं, और आप बढ़िया सा फॉर्म भरिए। किसी भी प्रकार की उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता ही है कि फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरा नहीं जाएगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो upSSC.gov.in है। इसी के
वेबसाइट के द्वारा भरा जाएगा। बाकी इधर उधर से आप मत भरिएगा, नहीं पता चला कि ये भी आपको प्रॉब्लम आ जाए। और आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यदि वो किसी अन्य प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर आप मान लीजिए दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं और आपने फॉर्म डाल दिया है तो सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में करवा लेना है, और प्लस जो आपका जाति है अन्य प्रदेश का तो वो उत्तर प्रदेश में जनरल में काउंट होगा। यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं उन्हीं का जाति प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएगा, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य प्रदेश के निवासी, अन्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में नहीं मान्य होगा। हाँ, ये है कि बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रदेश के अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं और फाइट करके वो जॉब भी ले लेते हैं। यहाँ का बड़ा ही फ्लेक्सिबल रूल है, जबकि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी अन्य प्रदेशों में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि जब आप फॉर्म भर सकें। बाकी एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही फार्म भरना है, ये नहीं कि आप 4 फार्म भर दें तो उसमें रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और उत्तर प्रदेश के निवासी को ही अपना डोमिसाइल और कैटेगरी का लाभ मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपना फोटो जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट फोटो आप खिंचवाइएगा, ये नहीं कि 10 साल पहले की फोटो हो। तो वो फोटो आप साफ सी, और फोटो हमेशा जो फ्रंट है उसमें लाइट कलर का कपड़े पहन के, कि जिस पे यदि आपको सिग्नेचर करना है तो उस पे सिग्नेचर दिखे, ये नहीं कि आपने काले कलर के कपड़े पहन लिए। इन सब चीज़ों को आपका ध्यान रखना है आपको। और जो पेमेंट है वो जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से आपको पेमेंट जमा करना है। वो बारीकी से आपको फॉर्म जो है 2-4 बार, ये जितने भी इसमें नियम और शर्तें दी हुई हैं उनको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। बाकी जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि उनका उत्तर आपको मिल जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन एक व्यक्ति का नहीं है, सभी के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सिर्फ 25 रुपये रखा है। नहीं तो आपने देखा है कि इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं कि बेचारे अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं, जो अभी कमा नहीं रहे हैं, उनके लिए बड़ा भार पड़ जाता है। बहुत लोग तो इसी के कारण फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सिर्फ 25 रुपये रखे हैं। बाकी जो मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे और जो ईमेल आईडी आप इसमें डालेंगे, वो आपको वो ना तो सिम बंद करना है ना वो ईमेल आईडी बंद करना है, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। नहीं तो होता क्या है कि रिजल्ट के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम जब दोबारा से वेरिफिकेशन होता है उस पर OTP आती है, पता चला किसी का सिम खो गया है, किसी का। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अपना वही परमानेंट नंबर इसमें डालें, वही परमानेंट मेल आईडी डालें जिसको आप तब तक के लिए चला सकें। जो डालें उसे आप चलाइएगा जरूर। और किसी के नाम में कोई गलती हो या पिता के नाम में कोई गलती हो या एड्रेस में कोई गलती हो तो उसका आप एक एफिडेविट बनवा के अभी से रख लीजिए, जिनमें सुधार नहीं हो सकता है। बाकी तो समय मिलेगा आपको, जब काउंसलिंग होगी, आप जब अभी ये एग्ज़ाम देंगे इसमें क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद काउंसलिंग होगी तो उसमें समय मिलता है। लेकिन ये है, यदि आपकी नज़र में कुछ बारीक कमियां हैं तो वो जब आपको दिख रही हैं तो अधिकारियों को भी दिखेंगी। तो आप
जैसे किसी के नाम में सरनेम नहीं लगा, किसी में कुमारी लगा है, किसी में श्रीमती लगा है, किसी में मिश्रा लिखा हुआ है, पांडे लिखा हुआ है और दूसरी मार्कशीट में नहीं लिखा है, तो आपको सिंपल सा एफिडेविट लगा देना है कि कुमारी फला और श्रीमती फला पांडे दोनों एक ही व्यक्ति हैं। दोनों के नाम में अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो इस प्रकार से आप अगर कहेंगे तो वो एफिडेविट बन जाता है। उसके आधार पर आप का सिलेक्शन हो जाता है। भविष्य में आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि ये मतलब परमानेंट वैकेंसी है, संविदा पे है, अस्थाई है कि अस्थाई है। तो मैं सबको ये बता दूं कि ये अस्थाई परमानेंट वैकेंसी है, किसी प्रकार की संविदा या आउटसोर्सिंग पर नहीं निकली है। हाँ, कहीं कहीं आप जब पढ़ेंगे इसमें अस्थाई भी लिखा है, अस्थाई व अस्थाई लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी पद जो सरकारी निकलते हैं उसमें अस्थाई इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि एक प्रोबेशन पीरियड होता है। जब आप सरकारी नौकरी कोई ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक प्रोबेशन पीरियड होता है, किसी किसी में 2 साल का है, किसी में 1 साल का है। तो उस प्रोबेशन पीरियड यानी कि परिवीक्षा काल के दौरान आपको कोई लड़ाई नहीं करनी है, किसी प्रकार से किसी भी क्राइम में नहीं फंसना है, किसी प्रकार के घूसखोरी में नहीं फंसना है, नहीं तो इससे आपके नौकरी जाने का पूरा पूरा खतरा रहता है। तो इसलिए अपना जो परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन की पीरियड है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बहुत बड़ी सूचना है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले हैं वो 8 लाख से कम अगर आपकी आय है तो आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। और जो 31 अगस्त 2020 है और इसमें देखिए डेट भी दिया हुआ है कि कब से कब तक का होना चाहिए। तो इसमें यह है कि दिनांक, अच्छा इधर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें दिनांक भी दिया था, मैंने देखा था। तो आप देख लीजिएगा बारीकी से कि कब से कब तक का आपको चाहिए ईडब्ल्यूएस का। तो वो वही आप वित्तीय वर्ष का बनवाइएगा क्योंकि ये जो ईडब्ल्यूएस होता है ये आपके आय पर निर्धारित रहता है। आपका जो इकोनॉमिकली की मतलब जो आर्थिक रूप से आप कमजोर अपने आप को दर्शा रहे हैं तो उसी वर्ष का इसमें अंकित होना चाहिए। वैसे इसमें दिया हुआ था, मैंने देखा नहीं, आगे मैं उस पर अलग से स्पेशली वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जो मैं कह रहा था। तो देखिए ये लाइन इसमें बिल्कुल दी हुई है स्पष्ट रूप से। इसे मैं देखो जूम करके दिखा देता हूं। और अनिवार्य अर्हता, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जीएनएम कर रखा, मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, मैंने एमएससी नर्सिंग कर रखी है, तो परमानेंट जॉब देख के सभी को लालच आता है। तो लोग सोचते हैं हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी हैं तो क्या हम फॉर्म भर दें तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए हर चीज की डिग्री और हर चीज का एक लॉ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वही लोग सिर्फ फार्म भर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, इंटर किया हो और साथ में उन्होंने एएनएम का डिप्लोमा किया हो और स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा वो रजिस्टर्ड हो, वही इसमें भर सकते हैं। इसमें बाकी अगर आप सोचें कि मैंने जीएनएम कर रखा है, जिनके पास एएनएम की डिग्री नहीं है, हाँ वे लोग भर सकते हैं। जिन्होंने जीएनएम भी कर रखी है, एएनएम भी कर रखी है, बीएससी नर्सिंग भी कर रखी है, वे लोग भर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ जीएनएम कर रखा हो, बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, वे लोग नहीं भर सकते यदि उनके पास एएनएम की डिग्री नहीं है। तो इसमें सिर्फ एएनएम ही भरें, अपना समय मत बर्बाद करिएगा।
और जिन्होंने एनएचएम में जॉब की है तो आपको पता है कि 1 साल के 3 अंक आपको मिलेंगे, 2 साल के 6, 3 के 9, 4 के 12 और 5 के 15 अंक आपको अनुभव के मिलेंगे, जिनको बोनस अंक बोलते हैं। तो वे बहुत ही लकी लोग हैं जिन्होंने इसमें सेवा दे रखी है, तो उनको अपने एनएचएम के कार्य के अनुभव का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामना है आप लोगों को। बाकी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का और कोई प्रश्न आए तो जरूर बता दीजिएगा। देखिए इसमें यह भी लिखा हुआ कि अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, यानी कि वो जनरल में काउंट होंगे। तो इन्होंने सारी बातें स्पष्ट जो है अपने नियम व शर्तों में लिख दी हैं। तो किसी प्रकार से ऐसा लिखने से यह रहता है कि बिना किसी कारण के व्यक्ति कोर्ट में ना जा सकें। तो देखिए 8 लाख से कम जिनकी आय है वे ईडब्ल्यूएस में आएंगे, और आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 27/11/2024 के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर निर्धारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। तो देखिए ये डेट जो मैं कह रहा था आपसे, वो डेट इसमें बताई गई, इसी दौरान का आपका ईडब्ल्यूएस हो। और बस इतनी जानकारियां आपके लिए जरूरी थी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपको आवश्यकता पड़ेगी। और एक ये है कि पुरुष ने या महिला ने अगर एक से अतिरिक्त विवाह हैं तो उनको जो है जॉब में परेशानी होगी। उसके लिए आपको वो देना पड़ेगा एक एफिडेविट, उसके लिए भी इसमें अंकित है, आप बारीकी से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत बड़ी शुभकामना है। बाकी मात्र 2 घंटे का ये पेपर होगा, 100 नंबर के प्रश्न आएंगे और 100 नंबर अंक रहेंगे। तो अगर आप कोशिश करोगे तो इस पर आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपने जो एएनएम ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई करी है वही इसमें आएगा। यह है कि आप एक बार उसे पढ़ेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई भी जानकारी जो भी मुझे लगेगा कि जरूरी है तो उसका वीडियो मैं स्पेशल अलग से बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है।